हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे साउंड यानी कि ध्वनि। और ध्वनि में हमारे पास आज ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द थ्री मीडिया एयर, वाटर और आयरन डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी कि वायु में, पानी में, लोहे में, ये तीन माध्यम हमें दे रखे हैं। और इन तीन माध्यमों में जो ध्वनि है वो सबसे तेज कौन से माध्यम में चलती है, यानी कि सबसे तेज, सबसे फास्ट कौन से मीडियम पे चलती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। मान लो 0 डिग्री टेम्परेचर की बात हो रही हो, या फिर 25 डिग्री टेम्परेचर की बात हो रही हो, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। ऐसा नहीं कि एयर में हम 25 डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हैं और वाटर में हम 0 में बात कर रहे हैं, नहीं। अगर एयर में 25 तो वाटर में भी 25, फिर आयरन में भी 25, यानी कि तीनों माध्यमों में हमारे पास जो चाल है वो एक निश्चित तापमान में पूछी। तो बात करें सबसे तेज, तो आपको पता होना चाहिए साउंड की जो स्पीड है, हमारे किस किस की बात हुई है, हमारे पास यहाँ पे बात हुई है तीन चीजों की। हमारे पास तीन चीजों की बात हुई है, एयर, दूसरा है वाटर और तीसरा है आयरन। इन तीन चीजों की हम पे बात हुई। अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर को हम गैस कंसीडर करते हैं, हवा, वायु। वाटर को हम क्या कंसीडर करते हैं, लिक्विड। और आयरन को हम सॉलिड कंसीडर करते हैं। सॉलिड कंसीडर क्या करते हैं, सॉलिड ही होता है, लोहा ठोस होता है ना। यानी कि वायु जो होती है, वायु वायु जो होती है वो गैस होती है। पानी जो होता है वो तरल होता है। और लोहा जो होता है वो एक ठोस पदार्थ है। तो आपको एक बात नोट हमेशा याद रखनी है कि जो स्पीड होती है साउंड की, इज मोस्ट इन सॉलिड इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड लीस्ट इन गैसेज। हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूं, हाइड्रोजन को अलग से हटाएंगे, मैं बेसिकली बेसिक सॉलिड से लिक्विड की बात कर रहा हूं। लीस्ट इन गैस जनरली आइडिया है, ठीक है, जनरल आइडिया है आमतौर पर। तो आप देखेंगे ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा होती है, या अधिक आप कह सकते हो, तरल में ठोस से कम, परंतु गैस से ज्यादा या गैसों से ज्यादा। और वायु में सबसे कम होती है। मैंने आपको यहाँ पर रीजन भी दे दिया कि कैसे कैसे यहाँ पर क्रोनोलॉजी है। हम कहेंगे स्पीड ऑफ साउंड, आंसर हमारा होगा इस क्वेश्चन का, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन आयरन देन इन वाटर एंड लीस्ट इन एयर। क्या लिखेंगे हम, जो स्पीड है ध्वनि की वो मैक्सिमम, अधिकतम है कहां पर, लोहे में, फिर है पानी में, और सबसे कम कहां पर है, वह है हमारी सबसे कम वायु में। तो ध्वनि में मैं कह सकता हूं ध्वनि की चाल
लोहे में अधिक, सबसे अधिक या सर्वाधिक हम कह सकते हैं, होगी। पानी में लोहे और वायु के मध्य होगी, और वायु में सबसे निम्न या न्यूनतम होगी। आप चाहें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में सर को समझाने के लिए लिख सकते हैं कि स्पीड इन आयरन इज ग्रेटर देन स्पीड इन वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड इन एयर। पानी में चाल और सबसे कम किसमें होगी, वायु। चलिए फटाफट इन्हें नोट कर लें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ। तो ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा होती है, तरल में ठोस से कम, परंतु गैसों से ज्यादा, और वायु में सबसे कम होती है, यानी कि इंटरमीडिएट होती है हमारी लिक्विड्स में। सो द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन आयरन देन इन वाटर एंड लीस्ट इन एयर। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हम देखेंगे ध्वनि की चाल लोहे में सबसे अधिक होगी, फिर पानी में आ जाएगी, पानी में लोहे और वायु के मध्य होगी, और वायु में सबसे कम होगी, यानी कि सबसे कम यहाँ पर हमारे पास स्पीड होगी। तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे की, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात कर ली थी रिफ्लेक्शन की, साउंड का रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो हमने बात इसमें कर ली थी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, कहीं पर ध्वनि का टकराकर वापस आ जाना। लास्ट की क्लास में हमने देख लिया था, इसको हम कहेंगे आपतित ध्वनि, इसे कहेंगे हम परावर्तित ध्वनि। अब ध्वनि के परावर्तन के कारण, यानी कि ध्वनि के रिफ्लेक्शन के कारण होता क्या है, आपने सुनी होगी एको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एको, जिसको हम कहते हैं बेसिकली प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि आपने सुनी, प्रतिध्वनि आपने सुनी होगी, क्या होता है। वी शाउट और क्लैप नियर अ सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज tall building or a mountain, we will hear the same sound again after a little later. This sound which we hear is called an echo. क्या होता है, हम किसी पहाड़ी में हैं या किसी दीवार के सामने खड़े हैं या किसी ऑब्जेक्ट के सामने खड़े हैं और हम जोर से चिल्लाएं, और वो जो हम चिल्लाए, जो हमने कहा, वही चीज रेप्लिकेट होके, यानी कि टकरा कर रिफ्लेक्ट होके हमें सुनाई दी। जैसे पहाड़ी पे जाके कोई अपना नाम लेता है और जोर से चिल्लाया अपना नाम, तो वहां से भी क्या होती है, वो ध्वनि आपकी वापिस आती है। उसको हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं, एको कहते हैं। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एको का मतलब क्या होता है। तो एको का मतलब होता है ध्वनि का रिफ्लेक्ट होकर वापस आना, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करते हैं, शाउट करते हैं, कुछ चीज चिल्लाते हैं, या क्लैप करते हैं नियर अ सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी एक परावर्तित सतह के सामने, तो होगा क्या, किसी जैसे बड़ी बिल्डिंग या किसी पहाड़ के आगे हमने शाउट किया या क्लैप किया, तो हम एक आवाज सुनाई देगी हमारे ही साउंड की थोड़ी देर बाद। जो भी हम बोलेंगे हमारे साउंड की आवाज हमें सुनाई देगी, और इसको हम क्या कहते हैं, एको कहते हैं। दिस साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड एन एको, इसको एको कहते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आप ध्यान में रखिएगा, पर पहले एको को नोट करें कि एको यानी कि प्रतिध्वनि क्या होती है। जल्दी से नोट करें, समटाइम्स क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एको। तो एको इज नथिंग, एको इज हियरिंग योर वॉइस व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस, या फिर आप कह सकते हो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सरफेस। चलिए नोट करेंगे इसे। अब देखो, द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, यानी कि हमने बोला और बोलने के बाद जो ध्वनि वापस आई,
वो 0.1 सेकंड के बाद आनी चाहिए। इसके अंदर आई तो गड़बड़ है। तो एटलीस्ट कम से कम 0.1 सेकंड के बाद, इसके ऊपर कितना भी हो, 0.2, 0.3, 0.4 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतने सेकंड तो चाहिए कि हमने कहा और हमारी ध्वनि जो टकरा कर आई, यानी कि जो हमारी एको वापस आई, उसको एको तभी कहेंगे जब वो 0.1 सेकंड के बाद आई। ठीक है। इफ वी टेक द स्पीड ऑफ साउंड टू बी 344, मान लेते हैं 22 डिग्री सेल्सियस है और 344 है, तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा अब इस बात को। देखिए, माना एको का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, ठीक है। एको प्रतिध्वनि, मैं यहां पर खड़ा हूं, मान लिया ये एक सोर्स है, साउंड प्रोड्यूस करता है, स्रोत है, और ये है कोई पहाड़ी, या इसको कह सकते हो कोई सरफेस, कोई सतह जहां से ध्वनि टकरा कर वापिस है। ठीक, हमने कुछ बोला, ये ध्वनि गई कितनी दूरी, डी दूरी, टकराई और टकरा कर आ गई वापस। ये ध्वनि गई, टकराई और टकरा कर आ गई वापस। तो एक इसका जाने का दूरी, जाने में इसको कितना डिस्टेंस तय किया, डी। भाई जाने में इसने कितनी दूरी तय की, डी, गई ना वहां तक, और आने में कितनी दूरी तय की, डी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी कितनी हुई, तो आप बोलोगे सर डी दूरी जाने की है, डी दूरी आने की, आप 3 मीटर आगे गए, 3 मीटर पीछे, टोटल 6 मीटर ही तो चले, तो कुल दूरी कितनी हुई, तो कुल दूरी जिसको हम डी कहते हैं वो होगी, कुल दूरी जिसको हम डी कह रहे हैं वो जाएगा हमारा डी प्लस डी, यानी कि 2D। डी जाने का, डी आने का, 2D हमारे यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो गया। हमने कहा कि एको की शर्त यह है, द टाइम इंटरवल, जो समय अंतराल होना चाहिए, जो टाइम होना चाहिए, टाइम इंटरवल मस्ट बी 0.1 सेकेंड। समय जो होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हम समय देखेंगे तो समय कितना लगना चाहिए, 0.1 सेकेंड का समय लगना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, टाइम समझ में आ गई बात, यह है टाइम। स्पीड कितनी होती है साउंड की, तो स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर हमने माना है कि 22 डिग्री सेल्सियस पे आप हो तो साउंड की स्पीड है 344 मीटर पर सेकंड। यह है ध्वनि की चाल। तीन सौ 344 मीटर पर सेकंड। तो देखिए, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधा सा फॉर्मूला। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, सिंपल। और यहां पर देखेंगे तो चाल बराबर दूरी कितनी है, 2D बटे समय। तो अगर मैं 2D की बात करूं तो वो निकलेगा स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस की बात करूं तो वो निकलेगा स्पीड इनटू टाइम बाय 2। ये फॉर्मूला आप नहीं भूलेंगे अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको ध्वनि तरंग के परावर्तन के न्यूमेरिकल करने हैं, इको के, एको के, प्रतिध्वनि के न्यूमेरिकल करने हैं, तो ये सूत्र नहीं भूलेंगे। डी बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय बराबर, यहां पर आएगा 2। भूलना मत ये फॉर्मूला। 2 क्यों आया, क्योंकि एक बार जा रहा था, एक बार वापस आ रहा था, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होल डिवाइडेड बाय 2। ये मत भूलना। अब क्या किया जाए सर, तो बस अब फॉर्मूले में लगा दो, आंसर निकल जाएगा। तो डी बराबर स्पीड कितनी थी, देखो 344, टाइम कितना था 0.1, और टाइम नीचे था 2, पॉइंट हटेगा, एक 0 आ जाएगा, 2 से काट लेते, 2 ही कम 2, 2 10, 2 17,
और 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 172/10, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 17.2 मीटर। यानी कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर। इतनी दूरी होनी चाहिए तब जाकर हमारी प्रतिध्वनि आएगी। यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड सरफेस should be at least 17 मीटर अवे। 17 मीटर की दूरी होनी ही होनी चाहिए। स्रोत और सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। चलिए फटाफट से इसे नोट कर लें। ये एक शर्त, ये दूसरी शर्त। तो बेसिक से टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड हमारा होना चाहिए। ये एक शर्त भी है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि टाइम मिनिमम कितना होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दूरी बराबर 4 गुना समय बटा 2, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बाय 2, और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा, सिंपल था कि डिस्टेंस जो होता है वो 4 गुना समय बटा 2 होता है, और यहीं से आपके एको के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। न्यूमेरिकल में यही सोचना है आपको, ठीक है। एक बार ध्वनि गई, कुछ दूरी गई, उतनी ही दूरी वापस आई। भाई तो 2D चली गई ना, डी गई डी वापस आई, डी किलोमीटर गई, डी किलोमीटर वापस आई, तो 2D किलोमीटर हो जाएगा। 10 किलोमीटर गई, 10 वापस आई, तो कितना हो जाएगा? 10 और 10 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? 17.2 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि स्पीड हमें पता है, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। स्पीड कितनी? 344 गुणा 0.1 डिवाइड बाय 20, 20 से 2 कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 10। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 172/10, जिसको बोलेंगे 17.2। तो लमसम कितना होना चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए हमारे स्रोत और उस ऑब्स्टेकल के बीच, उस सरफेस के बीच जहां से ध्वनि टकराएगी। अब कहीं से टकराएगी, जैसे कहीं माउंटेन होगा, कोई पहाड़ी होगी, या कोई दीवार होगी, उससे हम बात करें। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करें इसे। तो ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो एको की 2 शर्तें हमने लिख ली, एक कि दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर, और दूसरी समय जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0.1 सेकेंड। और यहाँ पर अब हमारे प्रतिध्वनि का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। तो अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे प्रतिध्वनि के ऊपर, याद रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।